नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास जो कि प्राचीन भारत से शुरू होगा। भारत के इतिहास की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को, जिसमें सबसे शुरू वाला भाग आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि हमारे पास कोई लिखित ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे हम उसको पढ़ करके ये अनुमान लगा सके कि इस समय की व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। किसी भी तरह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो फिर हमें इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पूरी तरह से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो उत्खनन से हमें मिलते हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय की व्यवस्था कैसी रही होगी, मानव कैसा रहा होगा, किस तरह से वो उसका जीवन, दिनचर्या कैसी रही होगी। ये सारी चीज़ें हमें उत्खनन से जो चीज़ें मिली है उन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगा के बताते हैं कि इस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और उसमें उस समय का जो इतिहास लिखा गया है वो पूर्णतः उत्खनन पर आधारित पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो है इस समय, मतलब लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन या तो उन्हें पढ़ नहीं पाए या फिर उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो प्रामाणिकता नहीं है ये वाला जो पॉइंट है, ये तो कह सकते हो कि जो पश्चिमी इतिहासकार है उनकी बदमाशी है, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं प्रमाणित नहीं मानते जिसको वो इतिहास में स्थान नहीं देना चाहते। तो इस समय जो लिपि थी उसको या तो पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी, यानी पढ़ नहीं पाई, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, उसको पढ़ नहीं पाया अभी तक इतिहासकार। इसके अलावा वैदिक संस्कृति की, तो वैदिक संस्कृति में वेद उपनिषद वगैरह है, लेकिन उसको वो प्रमाणिक नहीं मान रहे। कौन? पश्चिमी इतिहासकार। और जो पश्चिमी इतिहासकार बोल रहे हैं वही भाषा भारतीय इतिहासकार बोलते हैं। तो उनकी दृष्टि से वो प्रमाणिक नहीं है, लेकिन हमारे तो आचरण में थी वो चीज़ें, हमारे तो संस्कारों में है वो चीज़ें। तो आद्य ऐतिहासिक काल की जो समय आता है या जो इतिहास आता है उसमें लिपि तो है, लेखन कला तो है, उस समय लेखन कला का ज्ञान है उस समय, लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। बहुत पुरानी है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो उसको हम किस समय में लेंगे काल गणना में, इतिहास की काल गणना में? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर है, यानी कि इस समय लिखित साक्ष्य है और उनको पढ़ा भी जा सका है। यूँ कह सकते हैं कि पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध है इस समय का, और उसको पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है, मतलब उस लिपि को हम पढ़ भी पाए हैं। तो अगर ऐतिहासिक काल की बात करें ये कब से शुरू होता है, तो मोटा मोटा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो भी बाद में जो भी साहित्य है, जो शिलालेख वगैरह है, उसको हम पढ़ पाए, उसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में काल गणना में शामिल करते हैं। प्राचीन इतिहास की बात अगर करें तो सेनोजोइक कल्प जब से शुरू होता है तब से मैमल्स की उत्पत्ति मानते हैं कि उस समय स्तनधारी जीव जो है उस समय उत्पन्न हुए, और मनुष्य भी स्तनधारियों में आते हैं। और इसमें इसके अलावा जैसे पेलियोसिन काल 8 करोड़ साल पहले का समय है, इयोसिन 6 करोड़ साल पहले का है, ओलिगोसिन 3 करोड़ 50 लाख साल पहले का है, मियोसिन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले का है, प्लायोसिन 1 करोड़ 20 लाख साल पहले का है, प्लेस्टोसिन 30 लाख साल पहले का है, जिसको नियोजोइक काल भी कहते हैं, और होलोसिन लगभग 10,000 वर्ष पहले का है। तो जो जितना भी लिखित इतिहास है वो होलोसिन युग से ही प्रारंभ होता है, लगभग 10,000 साल पहले से। यानी कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो होलोसिन युग से प्रारंभ होती है, जो कि 10,000 साल पहले से है। और लगभग
3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले प्राइमेट जाति उत्पन्न हुई है। और अगर होमोनिड प्रजाति की अगर बात करें तो 2 करोड़ 40 लाख साल पहले होमोनिड्स का उत्पत्ति हुई है। और जो होमोनाइड्स है उनका विकास प्राइमेट से हुआ है। और होमोनाइड जो होते हैं उनमें वानर वगैरह एप इनको शामिल किया जाता है। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड प्रजाति विकसित हुई ऐसा माना जाता है। और होमोनिड की क्या खासियत होती है, तो जैसे सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, मस्तिष्क का आकार बड़ा है और अपने हाथों से औजार बना सकते हैं। ये होमोनिडों की कुछ विशेषताएं हैं। होमोनिड की अगर उत्पत्ति की बात करें तो कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो माना जाता है कि इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ है। तो मनुष्य की अगर होमोनिड्स की अगर उत्पत्ति की बात करें तो अफ्रीका से हुआ है। और सबसे प्राचीनतम होमोनिड जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। होमोनिड प्लायोसिन युग में उत्पन्न हुए उस समय से है। हमने देखा है अभी जो 6-7 युग अलग अलग, तो प्लायोसिन युग का है। और होमोनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इसके बाद होमोजीनस विकसित हुए हैं। और इनमें जैसे रामापिथेकस वगैरह, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये अलग अलग प्रजातियां हैं। हम बात करेंगे होमो प्रजाति की, जो होमोजीनस है इसकी। तो होमो प्रजाति का विकास क्रम भी अलग अलग चरणों में हुआ है। जैसे पहले होमो हेबिलस आया है। इसका मतलब क्या होता है हेबिलस का? होमो हेबिलस मतलब जो हथियार बना सकते, औजार बना सकते, हथियार तो नहीं कहना से औजार। तो होमो हेबिलस जो औजार बना सकते थे, यानी कि ये वो प्रजाति जो औजार बनाने की कला जानती है। और औजार बनाने की कला जानती है इसलिए इसको कारीगर मानव कहा गया। इसको क्यों? क्योंकि वो औजार बना रहा है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब कि जो अपने पैरों पे सीधा खड़ा होकर चलने लगे, उनको क्या कहा गया है? होमो इरेक्टस। और इरेक्टस प्रजाति थी जिसने सबसे पहले आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसमें तीसरी आती है होमो सेपियंस, जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं या चिंतनशील मानव कहते हैं। ये होमो सेपियंस है, प्रज्ञ मानव, ये सब होमो सेपियंस को ही कहा जाता है। इसको बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा गया है। चौथी इसमें प्रजाति है होमो सेपियंस सेपियंस। और ये प्रजाति है जिससे आज की मनुष्य प्रजाति जो है वो होमो सेपियंस सेपियंस प्रजाति की, जो हम है, जो मनुष्य है, जो वर्तमान प्रजाति है, जो मानव प्रजाति है, वो होमो सेपियंस सेपियंस प्रजाति की है। और इसका विकास लगभग 30,000 साल पहले अस्तित्व में आया है। और होमो सेपियंस सेपियंस की अगर खासियत देखें तो इसमें उभरी हुई ठोड़ी का उसमें विकास हुआ है। और खोपड़ी के पीछे का भाग गोलाकार है। जो सिर के पीछे का भाग है ये गोलाकार है। ये किसकी खासियत है? होमो सेपियंस सेपियंस की। होमो सेपियंस के द्वारा बनाए गए जो पाषाण उपकरण है उनका भी क्रमिक रूप से विकास हुआ है। लगभग 7 अलग अलग रूपों में इनका विकास हुआ है। जैसे ओल्डोवान, एबी वैली, एशुली, कलेक्टोनियन और लोलवाई और माइक्रोक्यूइन, मोस्तारी, ये अलग अलग चरणों में इनका विकास हुआ है। और जो भारत की अगर बात करें तो भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरण मिले हैं, जो सबसे पहले मद्रास के समीप अतिरम पक्कम जगह से मिले हैं, वहाँ से प्राप्त हुए। और इसीलिए इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहा गया है। और मद्रास संस्कृति को मद्रास संस्कृति नाम कृष्णा स्वामी ने दिया है। इसके अलावा जो लोलवाई जो है पद्धति हथियार बनाने की, जिसमें फ्लिंट पत्थर और पाषाण के औजार मिले हुए हैं, इनका भी भारत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तमिलनाडु के अतिरम पक्कम से। और महाराष्ट्र के नेवासा से भी ये औजार मिले हैं। और डेनमार्क के एक विद्वान है CJ थॉमसन, इन्होंने 1836 में मानव इतिहास को वर्गीकृत किया है। कोपनहेग संग्रहालय में जो ऐतिहासिक सामग्री पड़ी थी उसके आधार पर। तो मानव इतिहास को इन्होंने अलग अलग, यूँ कह सकते हो कि काल में विभाजित किया है। तो उन्होंने त्रिकाल डिवाइडेशन किया है, 3 काल में उसको बताया है, पाषाण काल, कांस्य और लोह युग। इन 3 अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में अगर किसी ने क्लियर बताया है तो डार्विन एक वैज्ञानिक है। वैसे तो ये डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इनकी पुस्तक आई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य का विकास किस क्रम में हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे पढ़ा होगा ना कि मनुष्य का विकास वानरों से हुआ है, उन्होंने पूरी उसकी इवोल्यूशन की प्रक्रिया बताई है। तो हमारे काम का इतिहास जो है वो है पुरापाषाण काल से हम पढ़ रहे हैं। और पुरापाषाण काल
और इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एडोल्ड लार्टेट ने इसको 3 भागों में बांटा है। 1770 में उन्होंने ये डिवाइडेशन दिया है। निम्न पूरा पाषाण या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इस समय हथियारों का आविष्कार हुआ है, जिसको एक क्रांतिकारी घटना माना गया है। और पूरा पाषाण के जो लोग थे, जितने भी जो प्रजाति थी, वो निग्रोड प्रजाति की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा गया है। ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। फूट रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले इनको 1863 में मद्रास के पास पल्लावरम में पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। एक उनको हस्तकुठार मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? 1863 में इनको मद्रास के पास पल्लावरम से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। एक हस्तकुठार इनको प्राप्त हुआ है वहाँ से, इसलिए इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो 25 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल पुरापाषाण काल माना गया है, पूर्व पुरापाषाण काल। और इस समय जो संस्कृति थी वो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, ये वाली संस्कृति इस समय थी। जो पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ की जो सोहन नदी घाटी है, सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी, इस नदी में इस संस्कृति के ये जो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति है, इसके क्या कह सकते हैं आप, उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए इसको सोहन संस्कृति कहा गया है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया, इनको सोहन घाटी का पितामह कहा गया है। D.N. वाडिया। D.N. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहा गया है। इन्होंने सोहन नदी घाटी से उपकरण प्राप्त किए 1928 में। इसके अलावा H.D. साकलिया, इन्होंने सोहन घाटी से मानव आवास के साक्ष्य और हस्तकुठार प्राप्त किए। तो सोहन नदी घाटी का उत्खनन H.D. साकलिया ने भी किया है। इन्होंने भी वहाँ से औजार, आवास, इसके साक्ष्य प्राप्त किए। सोहन नदी घाटी की अगर बात हुए तो कुल 5 स्तर में यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए, ऐतिहासिक प्रमाण। दूसरी जो संस्कृति है वो हस्तकुठार संस्कृति है, और इसको मद्रास संस्कृति भी कहा गया है। मद्रास संस्कृति, एल्यूशियन संस्कृति या हस्तकुठार संस्कृति, ये इसी को कहा गया है। और हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राप्त हुए, हमने अभी देखा ही है 1863 में मद्रास के पास पल्लावरम से। राजस्थान के चित्तौड़ जिले से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के दोनों संस्कृतियों के प्रमाण एक ही जगह से मिले हैं। कहाँ से? राजस्थान के चित्तौड़ से। और पूर्व पुरापाषाण काल के औजारों की अगर बात करें, पूर्व पुरापाषाण काल के औजार तो कौन कौन से औजार थे? तो हस्तकुठार या कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसको बोलते हैं, और विदारणी और गडासा, खंडक, ये पूर्व पुरापाषाण काल के औजार हैं। और इस काल के जो उपकरण बनते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे। और जो उपकरण बनते थे वो 3 तरह के थे, पेबुल, चापर और चॉपिंग। इन तीनों में क्या फर्क होता है? पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। तो जो पेबुल होता है वो पानी के बहाव से रगड़ खा करके गोल गोल पत्थर बन जाते हैं, सब गोल और सपाट पत्थर बन जाते हैं। उन पत्थर के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पेबुल, जिनको बटिकाश में भी कहा जाता है। दूसरा है चॉपर, या इसको गडासा भी बोलते हैं। तो चॉपर जो होता है वो जो पेबुल होता है, जो गोल पत्थर पानी से रगड़ा करके गोल हो जाते हैं या सपाट हो जाते हैं, तो जो पेबुल से निर्मित बड़े हथियार या बड़े उपकरण है, बड़े आकार के उपकरण, जिन पे एक और फलक निकालकर धार बना दी जाती है, यानी कि जो बड़ा वाला जो पेबुल है, जो पानी के रगड़ से या बहाव से गोल या सपाट पत्थर बन गया है, उसमें एक तरफ अगर फलक बना दी तो वो चॉपर बन जाएगा। इसको गडासा भी बोलते हैं।
और चॉपिंग में क्या होता है कि जब पेबुल के दोनों किनारों पर अगर धार बना दी जाती है तो उसको चॉपिंग कहते हैं, जिसको खंडक बोला जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर बात करें कि स्थान कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक तो सोहन घाटी पंजाब से प्राप्त हुआ है, कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, और थार रेगिस्तान राजस्थान की अगर बात करें तो डिडवाना, चित्तौड़, यहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बेलन घाटी की बात करें मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नर्मदा घाटी भीमबेटिका से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या आद्य होमोसेपियंस जिसको बोलते हैं, इसके अस्थि अवशेष मिले हैं। और नर्मदा घाटी के हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, 1982 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस की प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है, और ये भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म माना जाता है, और यहीं से हाथी का भी जीवाश्म मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर सीधी जिले में सोन घाटी की बात करें तो वहाँ पे सिहावल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण। और इसके बाद अगर बात करें मध्य पूरा पाषाण काल की, तो ये लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का समय है। एच डी साकलिया ने 1955 में सबसे पहले मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज गोदावरी की सहायक नदी में करी थी, जिसको प्रवरा नदी बोलते हैं, और ये है महाराष्ट्र के नेवासा में। मध्य पूरा पाषाण काल के अगर उपकरण की बात करें तो इस समय फलक, वेदनी, वेधक, शल्क से बनी हुई खुरचनी, इस तरह के उपकरण इस समय थे। और इस समय पे क्वार्टजाइट की जगह पे चर्ट और जेस्पर, फ्लिंट, इन पत्थरों का उपयोग होने लगा है। पिछले वाले में क्या था, पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का उपयोग हो रहा था, उसके पत्थर थे। अब मध्य पूरा पाषाण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, इन पत्थरों का उपयोग होने लगा। और इस काल में जो उपकरण थे वो उनमें फलकों की प्रधानता थी, फलक आधारित उपकरण थे, और इसीलिए एच डी साकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। और मध्य पूरा पाषाण काल के अगर स्थलों की बात करें कि कहाँ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटिका की गुफाएं हैं रायसेन जिले में, वो मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है। और भीमबेटिका से तो पूरे ऐतिहासिक समय की अगर बात करें, पूरा का पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण, सभी के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो नेवासा मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है। बिहार के सिंह भूमि, पलामू, उत्तर प्रदेश का चकिया जो वाराणसी में है, और मिर्ज़ापुर, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर में, बेलन घाटी, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, और हिमाचल प्रदेश का व्यास, बाणगंगा, दक्षिणी राजस्थान, इन जगहों से मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, उपकरण मिले हैं। इसके बाद तीसरा आता है उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। उच्च पूरा पाषाण काल के औजार फलक पर आधारित थे, और यह फलक और दक्षिणी संस्कृति कहलाती है इस समय। इसको चाकू संस्कृति भी बोला गया है। और इसमें जो उपकरण बनते थे, फलक ब्लेड उपकरण, वो चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट ऐसे पत्थरों से बनते थे। इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उच्च पूरा पाषाण काल के अगर स्थलों की बात करें तो झारखंड का सिंह भूमि, मध्य प्रदेश का भीमबेटिका तो सब जगह आई गई, बम्बुरी, रामपुर, बाघोर, जोगदहा, ये सब उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पाटने और इनाम गांव, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, कर्नूल, और बिल्ला सुरगम गुफा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक की अगर बात करें तो शोरापुर दोआब, गुजरात की अगर बात करें तो पावागढ़, राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटिका है, भीमबेटिका की गुफाओं में भारत में चित्रकारी की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये पहली बार ऐसा था कि गुफा का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, गुफाओं में चित्रकारी प्रारंभ हुई इस काल में। मध्य पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का समय है मध्य पाषाण काल का।
और मध्य पाषाण काल के उपकरणों की अगर बात करें तो माइक्रोलिथ्स, और इनकी खोज सबसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में करी थी। और भारत में जो मध्य पाषाण काल है वो होलोसीन युग के साथ शुरू होता है। मध्य पाषाण काल के अगर महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का रायसेन में भीमबेटिका सब जगह आएगा इसमें। होशंगाबाद का आदमगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद का चौपाने मांडो, और पश्चिम बंगाल का वर्धमान वीरभानपुर, गुजरात का लंगनाज, रतनपुर, लोटेश्वर, कर्नाटक का बेल्लारी, संगन कल्लूर, तमिलनाडु का तिन्नेवेली, और आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, ज्वालापुरम, गिद्दलूर, रेनीगुंटा, ये स्थल है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज, वहाँ पे भीमबेटिका की गुफाएं हैं, और इन गुफाओं का उत्खनन वीएस वाकणकर ने किया है, विष्णु श्रीधर वाकणकर। और यहाँ की गुफाओं में मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ साथ मानव की अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिले हैं। और होशंगाबाद की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ में जो शैलाश्रय है, जो गुफा है, उससे लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज आर.वी. जोशी ने की है। और इसके अलावा पंचमढ़ी के पास में मध्य पाषाण युग के शैलाश्रय मिले हैं, जैसे जम्बू द्वीप और भ्रांतनीर, ये जगह है पंचमढ़ी में, ये भी मध्य प्रदेश में आती है। सराय नहर राय की अगर बात करें तो इस समय यहाँ पर मानवीय आक्रमण या युद्ध जैसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर की खोज केसी ओझा ने करी है, लेकिन इसका जो खनन का काम है वो जी.आर. शर्मा ने करवाया था। सराय नहर राय से संयुक्त कब्र मिली है, जिसमें 2 पुरुष और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वहाँ से। और गुजरात की अगर लंगनाज की बात करें तो वहाँ का खनन एच.डी. सांकलिया ने किया है, और कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इसका खनन उत्खनन किसने किया है। इस बार भी एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तमिलनाडु में टेरी समूह या टेरी टीला, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। इसके अलावा भारत में अगर आग के प्रयोग की बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या नव पाषाण काल के शुरुआत में आग का प्रयोग हुआ है। और अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पुरा पाषाण काल में हुई है। किंतु अगर भारत में इसके नियमित प्रयोग की बात करें तो इसकी खोज तो निम्न पुरा पाषाण काल में हुई, लेकिन इसका नियमित प्रयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ है। तो तीसरा आता है इसमें नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल का जो टाइम है वो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और गार्डन चाइल्ड, इन्होंने नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है, तो इसका ध्यान रखना गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड, इन्होंने नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। नवपाषाण काल के अगर मुख्य औजार की बात करें तो पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी इस समय का मुख्य औजार था। इस काल के जो उपकरण थे ये पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने थे, इसलिए इसको पॉलिश किए हुए पत्थरों की संस्कृति भी कहा गया है। और इस समय के स्थानों में जैसे मेहरगढ़, तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़, कहाँ है मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास में मेहरगढ़ है, और लगभग 7000 ईसा पूर्व की प्राचीनतम बस्ती यहाँ से प्राप्त हुई है नवपाषाण काल की। और मेहरगढ़ से ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे बोलन दर्रे के किनारे गेहूँ कपास की खेती होती थी, लेकिन अगर सर्वप्रथम खेती की बात करें तो रागी की खेती प्रारंभ हुई सबसे पहले। और पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर कश्मीर में के नवपाषाण काल की बात करें तो बुर्जहोम, गुफर कराल, कनिष्कपुरा, ये नवपाषाण कालीन स्थल है कहाँ के? कश्मीर के। बुर्जहोम की बात करें तो 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन, इन्होंने इसकी खोज करी थी। और जो बुर्जहोम शब्द है इसका मतलब होता है बुर्ज वृक्ष का स्थल। और बुर्जहोम के लोग खुरदरे, घुसर, मृदभांड का प्रयोग करते हैं। ये मृदभांड का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये इस समय कौन से मृदभांड थे या ये वाला मृदभांड किस समय का है। इसके अलावा बुर्जहोम में कब्र में पालतू कुत्तों और
भेड़ियों को मालिक के साथ दफनाया गया है, उनके शव के साथ दफनाया गया है। तो इसका भी प्रमाण बुर्ज से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा घड़े पर सिंह वाले देवता का चित्रण बुर्ज से प्राप्त हुआ है। दूसरा है गुफ कराल। तो गुफ कराल पुलमावा जिला वहाँ से प्राप्त हुआ है। ए के शर्मा ने इसकी खुदाई करी है। और गुफ कराल का जो अर्थ बताया गया वो है कुम्हार की गुफा। और गुफ कराल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, और अनाज पीसने और वस्त्र सिलने इसका भी परिचय था गुफ कराल के लोगों को, यानी कि इसके भी प्रमाण मिले हैं। तांबे की हेयरपिन मिली है वहाँ से। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल की अगर बात करें तो चिरान, जो कि बिहार में आता है, सारण में, वहाँ पे नवपाषाणकालीन स्थल से बहुत सारी हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे हिरण के सींग, इस तरह के उपकरण चिरान से प्राप्त हुए हैं। और जो चिरांद है ये गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी, इनके संगम पर स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लहुरा देव, ये संत कबीर नगर जिले में आता है। लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का इसमें चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये नई खोज है कि लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व चावल की खेती यहाँ पे होती थी, मतलब 9000 से 8000 ईसा पूर्व। और इसको भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। जबकि पहले क्या माना जाता था कि मेहरगढ़ में कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ में जो कृषि होती थी वो लगभग, खेती का प्रमाण जो वो लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, और ये 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच की उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की अगर बात करें तो चौपानी मांडो, और यहाँ पे चौपानी मांडो और महगड़ा, इन स्थानों से अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादक वाली जो स्थिति आती है उसमें संक्रमण की स्थिति पाई गई। मतलब यहाँ अन्न संग्राहक भी है और अन्न उत्पादक भी, अन्न का उत्पादन प्रारंभ होना शुरू हो गया था। कहाँ से? चौपानी मांडो से। और चौपानी मांडो में मृदभांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दक्षिण भारत की अगर नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो कर्नाटक का मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा और संगनपल्ली, तमिलनाडु का पय्यमपल्ली। और दक्षिण भारत में सबसे पहले नवपाषाणकालीन साक्ष्य की खोज संगनकल्लू और नागार्जुन कोंडा से ही होती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हो। अब प्राचीन भारत की शुरुआत में पाषाणकालीन स्थल में यही चीज़ आती है। बोर तो करेगी, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ है भी नहीं। यहाँ की जो सबसे खास बात है दक्षिण भारत में, यहाँ पे भस्म टीले प्राप्त हुए हैं। जहाँ पे जानवरों को रखा जाता था, मवेशियों के जो बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए, तो वहाँ पे एक बाड़े में जानवरों को रखा जाता था और पास की बाड़े में गोबर और जो कचरा बनता था जानवरों का, उनको इकट्ठा किया जाता था और बाद में उनमें आग लगा दी जाती थी। तो वो जो आग लगा दी जाती थी उसके बाद जो राख के ढेर बचते थे, वही राख के ढेर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मृदभांड सबसे पहले नवपाषाण काल में बनने लगे हैं, क्योंकि इस काल में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई और लोगों ने अन्न को संग्रहित करना प्रारंभ किया। और जब अन्न का संग्रह प्रारंभ हुआ तो बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। तो कुंभकारी की अगर बात करें तो नवपाषाण काल में देखने को मिली। स्टार्टिंग में तो हाथ से ही बनाए जाते थे, लेकिन बाद में चाक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जो कुम्हार जिस चाक पे बनाते हैं बर्तन, उसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। और इन बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, घुसर मृदभांड, इस तरह के बर्तन प्राप्त हुए। नवपाषाणकालीन अगर औजारों की बात करें तो सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी, इस तरह के औजार नवपाषाण काल में बनने प्रारंभ हो गए। नवपाषाण काल की अगर उपलब्धि देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, तो जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ हुआ है इस समय। और इसी के बाद कुछ समय बाद जब पशुपालक हो गए, उसके बाद कृषि प्रारंभ हुई। तो कृषि की शुरुआत हो गई, और कृषि की शुरुआत हो गई तो स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया। तो नवपाषाण काल की अगर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया और कृषि की शुरुआत हो गई। और नवपाषाण काल के लोग खेती में रागी, कुल्थी, चावल, जौ, कपास, इन चीज़ों को उगाते हैं। और इसके अलावा नवपाषाण काल में नाव का निर्माण शुरू हो गया है।
और नवपाषाण काल के लोग पूरी तरह से पत्थर से बने औजारों पर निर्भर करते थे और इनका निवास स्थान ज़्यादातर पहाड़ों के आसपास होता था। तो ये हमारे पाषाण काल के बारे में हमने देखा है। तो इसमें चीज़ें ज़्यादातर रटने जैसी, आपको याद ही करना है कि कौन से स्थान है। ज़्यादातर इनमें प्रश्न पूछे जाता है स्थानों के बारे में, ये स्थान कहाँ है, किस नदी के पास है, किस राज्य में है, इसकी खोज किसने करी, इसका उत्खनन किसने किया, और कुछ चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई। ये स्टार्टिंग का चैप्टर थोड़ा बोरिंग ही है, मुझे भी बहुत बोर करता है, लेकिन इसमें चीज़ें याद रख करने वाली है। और जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो इसमें मैंने ज़्यादातर चीज़ों को शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।